हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 82 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 83 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी होती थी? तो दोस्तों, सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, जो कि एक नरम पत्थर का होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेलखड़ी के अलावा दोस्तों कुछ मोहर टेराकोटा, आर्गेट, चार्ट, आइवरी के भी बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, किताब उल हिंद यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी। दोस्तों, इसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल आदि के विषयों पर विवेचना यानी कि चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था वह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई के बंदरगाह पर हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी 1946। क्यों हुआ था दोस्तों? तो नौसेना में जो सैनिक थे, जो सेना थे, उनकी धीमी गति और भेदभाव की वजह से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जैन धर्म संरक्षक के रूप में राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश, ये तीनों वंश जो है वो जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों, सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, जो कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। यह दोस्तों आंग्ल और मराठा के बीच हुआ युद्ध था, जिस युद्ध का जो है संधि, सालाबाई की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो दोस्तों, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली पुजारियों के द्वारा पहली बार यूरोपीय चित्रकला को अकबर के दरबार में पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने खराज नामक कर चलाए थे और यह 50% कर को तय किए थे। दोस्तों, इन्होंने कई राजकोषीय, भूमि और कृषि सुधार के रूप में भी काम किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, विदेशी महिला के द्वारा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तो वो था 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और यह प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें किसी महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई और यह विदेशी महिला थी। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा, यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया था। तो अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। लेकिन इसमें पहली विदेशी महिला पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, जैन मुनि जीन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, जीन प्रभासूरी यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन
राजा राम मोहन राय के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा 12 अप्रैल 1822 ईस्वी को शुरू किया गया था। दोस्तों यह पहला अखबार था, भारत का पहला अखबार था जो कि फारसी भाषा में शुरू किया गया था। यह एक साप्ताहिक अखबार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहे थे कि स्वराज की प्राप्ति 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगी? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 4 सितंबर 1920 ईस्वी को की गई थी। हालांकि स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। दोस्तों इसको बंद कब किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, जब यूपी के एक जगह है चौरा चौरी नामक जगह, तो वहाँ चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। दोस्तों इस समय सबसे पहले यानी गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है, किसमें वर्णित है दोस्तों? तो यह हमारे संविधान के भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। यह हमारे संविधान के भाग 4 में मौजूद नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से संबंधित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा आर्टिकल नंबर 51 में की गई है, यानी 51 में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DPSP। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। तो बिल्कुल ये तो सही है। दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। दूसरा है, इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तो ये भी सही है। तीसरा है, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार नहीं किए थे। दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग को भी खारिज कर दिया था। तो तीसरा जो है वो ऑप्शन गलत है, तो इसमें गलत ही पूछ रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है, इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये भी सही है दोस्तों। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा अधिवेशन की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो चौथा जो है वो स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का भाग 9 यह पंचायत से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत। दोस्तों इसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। दूसरा है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। हालांकि इसकी अधिकतम संख्या जो है वो 250 तक हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है और 238 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। तो इस दूसरा नंबर का स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा जो है वो है,
राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 ना होकर 30 वर्ष रखा गया है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की उम्र सीमा जो है वो न्यूनतम 25 वर्ष रखा जाता है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो ये बिल्कुल सही है, अस्थायी सदन है। आगे कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि चौथा स्टेटमेंट भी सही है। गलत इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या फिर आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या फिर मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात करते हैं रीट की, तो दोस्तों रीट टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 प्रकार का रीट होता है। और यह रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत करते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो रीट जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करते हैं, 226 के तहत जारी करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में मानव केवल द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, यानी सर्वाहारी के रूप में जो है वो मानव को जाना जाता है, यानी वह प्राथमिक उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधे को खाते हैं तो उसको भी खाता है और पेड़ पौधे को भी खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल द्वितीय उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा यह आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 60 की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए मामले की चर्चा की गई है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों संविधान संशोधन में दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यह संविधान के 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसके पहले दोस्तों संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते थे, लेकिन 70वां संविधान संशोधन के बाद से इसमें पहली बार यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी भी शामिल हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है। तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की चर्चा किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल रहा था दोस्तों वो 1509 से लेकर 1529 तक रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, अंडमान व निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर यानी मगरमच्छ पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। श्रू और टैपीर जो है यह विशाल हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है, ना कि मालाबार क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो ये कथन
होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु अनुसंधान केंद्र और परमाणु हथियार कार्यक्रम को भी शुरू करने में काफी योगदान दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ITCZ का पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जनसेवा, पत्रकारिता, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ, साहित्य, ये इन सारी चीज़ों में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह यह दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, यह सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, कूला कांगरी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? दोस्तों, कूला कांगरी पर्वत शिखर यह भूटान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि हिमालय और तिब्बत के सीमा के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है, इसमें से कौन सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पहला है वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो यह 1972 ईस्वी में आया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 ईस्वी में आया था, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि फरवरी 1992 ईस्वी में आया था। कब आया था? फरवरी 1992 ईस्वी में। ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो इसमें से 1 और 2 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? इसमें भंडार पूछा है दोस्तों। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार है, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, यानी उत्पादन तीसरे स्थान पर करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यूरेनियम का कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम का उत्पाद होता है, दूसरे नंबर पे कनाडा में, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक जिला। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है? तो दोस्तों, वित्त आयोग में अध्यक्ष के सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसका गठन आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, वित्त आयोग जो है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज पदार्थ दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है दोस्तों वो नोवा मुंडी झारखंड में स्थित है। कोयला के लिए धनबाद क्षेत्र जो कि झारखंड में स्थित है, यह प्रसिद्ध है। जस्ता के लिए जावर राजस्थान और तांबा के लिए खेतरी राजस्थान जो है यह प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सा पर्वत आता है? तो काराकोरम आता है, लद्दाख, चौस्कर और कैलाश श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौस्कर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषताएं हैं? तो इसमें से कौन सी है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है बाजार के लिए उत्पादन, बिल्कुल सही है, बाजार के लिए उत्पादन, मुक्त बाजार, उत्पादन के कारणों का निजी स्वामित्व, स्वचालित प्रणाली और पूंजी का निरंतर संचय, ये सारी चीजें पूंजीवादी फॉर्म की विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों जो है वो पूंजीवादी फॉर्म की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट यानी 1000 को जब हम 1 घंटा से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1000 गुना
60 मिनट को 60 सेकेंड से गुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा 36 गुना 10⁵। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है तो कितना होता है दोस्तों? तो 0 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पड़ी हुई वस्तु के में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो आदर्श गैस के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा। चलिए देखते हैं। पहला है, ये गैस ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, इनके आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आदर्श गैस के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है, यह एक काल्पनिक गैस होता है। चौथा है, इसके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो ये भी सही है। इसमें से गलत पूछ रहा था, यानी कौन सत्य नहीं है पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ज पर होती है? तो दोस्तों हमारे घर में जो विद्युत की सप्लाई होती है उसमें वोल्ट जो होता है वो 220 वोल्ट होता है और हर्ज 50 हर्ज के बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो दोस्तों पेट में हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, जो कि एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl। अगला प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से बीज बनता है। दोस्तों निषेचन के बाद बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज। अगला प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। तो दोस्तों इंजन की चाल किससे मापा जाता है? तो टेकोमीटर के द्वारा इंजन की चाल को मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों मल्टीमीटर से कई विद्युत गुणांकों को मापा जाता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सारी चीज़ें मल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ये टिंडल प्रभाव होता क्या है? तो दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन को कहते हैं, यानी कि यह एक माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरण का बिखराव होता है जिसमें छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं। तो ये होता है टिंडल प्रभाव, जिसमें स्टार्च की जलीय विलयन होता है और कोलाइडिक विलयन को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च का जलीय विलयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? इसमें से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी अमीनो अम्ल जो है यह प्रोटीन का प्रकार है, ना कि कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन कौन सा होता है? तो स्टार्च होता है, शर्करा होता है और फाइबर होता है। ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाला एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमिनो अम्ल जो है वह प्रोटीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में ऊर्जा स्तर क्या होता है दोस्तों? तो नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा स्तर बढ़ते जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण और उसके मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर। अगला प्रश्न है,
सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य की विकिरण ऊर्जा से जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक यौगिक बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, गोइपोरिया समिति का संबंध है। तो दोस्तों गोइपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंक सेवा। दोस्तों इसका गठन 1990 ईस्वी में आरबीआई के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था बैंक में ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंक सेवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, जबकि संपत्ति कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जो सरकार को सीधा टैक्स दिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर उत्पाद, वस्तु और उसकी सेवाओं के रूप में जो सरकार को आपूर्ति की जाती है, यानी क्या कहते हैं, वस्तु और सेवा के रूप में जो कर दिया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि एक ही हुई समय सीमावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब एक ही समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक आय जो है वह नहीं बदलता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिवर्तित। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।